वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। आइए हम सब मिलकर ट्रायंगल के नेक्स्ट सीरीज में और उसके बारे में बात करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वर्ड्स से रिलेटेड, मतलब ट्रायंगल में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको डिफिकल्ट लगेगा, उसका मीनिंग जानना जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं आपसे कि ज्यामिति टफ नहीं है। अगर सारे शब्द पर आपका पकड़ हो तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वो रिलेटेड है सर्कम सेंटर, जिसको हिंदी में हम बाहरी केंद्र कहते हैं, इन सेंटर जिसको हिंदी में हम अंतः केंद्र कहते हैं, मेडियन जिसको हिंदी में हम माध्यिका कहते हैं। इन तरह की चीजों को आज आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सारी चीजें, ये जो सारी बातें आज की क्लास में होगी, ये सेम बातें रिपीट होगी जब मैं आपके बीच सर्कल का सीरीज लेके आऊंगा, वृत्त के अंदर बनने वाले त्रिभुज में इन सब चीजों की चर्चा होगी जो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। तो इस चीज को जरा आप ध्यान से अपने कॉपी में लिखेंगे, समझेंगे और फिर उसको याद कर जाएंगे, ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको सहूलियत होगी। और ये एक तरह से इंस्ट्रूमेंट का काम करेगा क्वेश्चन बनाने में। बिना इसको जाने आप बहुत सारे क्वेश्चंस को नहीं बना सकते हैं, इसलिए हर एक पहलू को हम टच करने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक बार फिर से बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। मैं आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता हूं। जिस जोश और जुनून के साथ आप पढ़ रहे हैं, उसी जोश और जुनून के साथ मैं आप तक वीडियो डिलीवर करने में तत्परता दिखा रहा हूं। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो मैं फिर से कहूंगा, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर लगे कि नहीं ये मेरे सब्सक्राइब के लायक है तो सब्सक्राइब कर लें मेरे वीडियो को। आइए एक बार फिर से ट्रायंगल के, त्रिभुज के डिफरेंट वर्ड्स पे आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं सब में फिगर बना हुआ है, और फिगर से मैं ज्यादा स्पष्ट कर दूंगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इस ट्रायंगल का ये फिगर है, इस ट्रायंगल का यानी इस त्रिभुज का ये फिगर है। इसमें कंडीशन देखिए क्या दिया हुआ है, इफ DE पैरेलल BC। इसमें कहा कि DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, यदि ऐसा है तो AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। इस चीज को आपको समझना होगा कि यहां पर कहा कि DE पैरेलल होना चाहिए। अगर DE पैरेलल है BC के, अगर DE पैरेलल है BC के, तो AD बटा DB और AE बटा EC, ये कंडीशनल केस होता है। ये क्या होता है? कंडीशनल केस होता है। यदि पैरेलल है तो AD बटे DB और AE बटे EC। डियर स्टूडेंट, अगर कभी कभी ऐसा भी दे देता है, यदि किसी त्रिभुज में AD बटा DB और AE बटा EC यदि ऐसा दे दे, तो आप कह सकते हैं DE पैरेलल BC। या इसके अपोजिट भी शर्त है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों समान अनुपातिक होगा, प्रोपोर्शनल होगा, और यदि यह प्रोपोर्शनल है तो ऑटोमेटिकली ये समानांतर हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस चीज को याद रखिएगा, यदि ये पैरेलल है तो ये कंडीशन हो जाएगा, और यदि ऐसा ही दिया हुआ है तो आप कह सकते हैं कि DE पैरेलल BC। आपके जहन में अब सवाल होगा कि सर कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए, सबसे पहले आप समझ गए, मैं एग्जांपल से लेके आपको चलता हूं। सपोज करिए आपने थ्योरी देख लिया, इसको याद रखेंगे। सपोज करिए कि आपका AD दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ है 2। तो आपसे स्पष्ट कहा कि AD बाई DB और AE बाई EC, AD बाई DB और AE बाई EC, इसी कंडीशन में। तो इस तरह से आप बोल देंगे, आपसे पूछ देगा कि AE बटे में EC इजकल टू व्हाट, तो आप खुशी से कहेंगे 2:3। अगर आप इस कंडीशन को नहीं जानते तो कभी भी इसका जवाब आप ऐसे नहीं दे सकते।
ये समानुपातिक कब होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर कब होगा, जब DE पैरेलल BC है। तो आपके पास अगर ये डाटा है, ये वाला पॉइंट आपके पास है, तो आप खुशी से कह सकते हैं कि AE बटा EC इक्वल टू 2/3। डियर स्टूडेंट्स, अब इस वाले टॉपिक में जरा आप देखिएगा क्या कह रहा है। किसी भी त्रिभुज में यदि AD एंगल BAC को समद्विभाजित करता हो, यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो AD है कोण BAC का समद्विभाजक है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, भाजक और समद्विभाजक में फर्क है। भाजक और समद्विभाजक में फर्क है। मैंने कहा कि इस मार्कर को टुकड़ों में कर दीजिए, तो आप किसी भी दो पार्ट में बांट सकते हैं, लेकिन मैंने कहा इसको समद्विभाजित करो, तो आप इस मार्कर को दो बराबर भाग में काटेंगे, तब ये समद्विभाजित होगा, तब ये समद्विभाजित होगा। आप इसे दो बराबर भाग में काटेंगे तब ये समद्विभाजित होगा। लेकिन मैंने कहा कि इसको दो टुकड़े कर दीजिए। मैंने कहा तो नहीं कि ये दो टुकड़े बराबर हो या क्या हो, तो आप दो टुकड़े कर देंगे। ये टुकड़े एक बड़ा एक छोटा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। भाजक का मतलब ये नहीं कि वो डिफरेंट पार्ट ही हो, दोनों बराबर भी हो सकते हैं। लेकिन समद्विभाजक का जहां भी जिक्र हो, ध्यान रखिएगा, ये समद्विभाजक वर्ड इन इंग्लिश इसको हम बाइसेक्टर कहते हैं। इन इंग्लिश इसे हम बाइसेक्टर कहते हैं, और बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को दो बराबर भाग में अगर आप काट देते हैं, उसी को हम बाइसेक्टर कहते हैं। अगर एंगल बाइसेक्टर की बात हो, अगर एंगल बाइसेक्टर की बात हो, तो एक कोण को दो बराबर भाग में बांट दीजिए। सपोज करिए कि आपके पास एक 30 डिग्री का एंगल है और मैंने कहा कि इसको समद्विभाजित करो, तो ये दोनों एंगल 15-15 डिग्री में बच जाएगा। आपके पास एक 5 मीटर का एक लकड़ी का टुकड़ा है, या ये मार्कर को ही मान लीजिए, मैंने कहा कि इसे समद्विभाजित करो, तो आप इसे 2.5 सेंटीमीटर में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि समद्विभाजित का है, बाइसेक्टर का है। इंग्लिश में हम इसको बाइसेक्ट कहते हैं और हिंदी में मैं इसे समद्विभाजित कहता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए, इंग्लिश वाले व्यूअर भी और हिंदी वाले व्यूअर भी। हर एक वर्ड का मीनिंग है। मैं 2-3 घंटे के क्लास को 30 से 40 मिनट में समेटने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर से मैं आग्रह करूंगा, काफी वक्त आपको मिल रहा है, इसलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, आप अपने कॉपी पे जरूर नोट करिएगा। इफ AD कॉमा है BAC का समद्विभाजक है, AD BAC का समद्विभाजक है, मतलब AD जो लाइन है ना, ये जो आपका कोण है, ये वाला जो कोण है पूरा का पूरा, इसको दो भाग में बांट रहा है। अगर मान लीजिए कि आपका ये पूरा कोण BAC अगर 40 डिग्री है, तो ये वाला छोटा पार्ट 20 डिग्री और ये वाला छोटा पार्ट 20 डिग्री। क्वेश्चन में इंडिकेशन है कि बाइसेक्टर है। AD क्या है? बाइसेक्टर है। AD किसका बाइसेक्टर है? AD एंगल BAC का बाइसेक्टर है। और बाइसेक्टर का मतलब क्या? किसी भी चीज को दो भागों में बांट देना, चाहे वो एंगल की बात हो या भुजा की बात हो, वो दो बराबर भाग में बट जाएगा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा जैसे ही समद्विभाजित की चर्चा हो तो। जब ऐसा है तो कंडीशन है, यदि AD BAC का समद्विभाजक हो तो AB बटा AC बराबर BD बटा DC, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर AD बाइसेक्टर है, दो बराबर भाग में अगर बट जाता है, AD अगर बाइसेक्टर है और इस एंगल को दो बराबर भाग में बांट दिया, तो खुशी से आप कहेंगे AB बटा AC, AB बटे में AC और बराबर में BD बटा DC, ये प्रूफ हो जाएगा। अब सपोज करिए एग्जाम्पल कैसे आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि सेम क्वेश्चन है, कहेगा AD इस तरह से है और आपसे कह दे कि AB बाई AC इक्वल टू 5:7, 110% अगर आपसे पूछता है कि BD/DC क्या होगा, तो BD/DC भी 5:7 हो जाएगा। BD/DC भी 5:7 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अपने अपने भाषा में, अपने अपने लैंग्वेज में डिफरेंट तरह के कैटेगराइज करके आपसे पूछा जाएगा। आप SSC को देख रहे होंगे कि आपको उलझाने की कोशिश करता है, तो मेरा मकसद है पहले आपको हर एक वर्ड से परिचय करा दूं। मैंने कहा कि ट्रायंगल के जितने भी चीज होंगे, ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी भी बातें होगी, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप तक उसको डिलीवर कर दूं। और इसके लिए एक अलग कॉपी बनाइए। मैंने अर्थमेटिक का जो आपको सीरीज दिया है SBR करके, SSC बैंक और रेलवे का, उसमें आपने देखा होगा कि मैं 5 ही क्वेश्चन एक
एक क्लास में बताया हूं, लेकिन वो 5 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस की इक्विवेलेंट है। अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो एक क्वेश्चन में कई सारी बातें निकल के आती है जो आपके लिए लाभप्रद होगा और फायदेमंद होगा। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, तो AB बटा AC क्या है? 5/7 है। तो ऑटोमेटिकली आपसे पूछेगा BD का वैल्यू क्या होगा, आप उसी से कह देंगे 5, DC का वैल्यू क्या होगा तो 7, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो इससे आप वाकिफ हो गए समद्विभाजक क्या। इस चीज में आपने, इस सेक्शन में आपने क्या सीखा, समद्विभाजक क्या होता है, अगर इसको बाइसेक्ट करता है तो उससे बाइसेक्ट होने के बाद, समद्विभाजित होने के बाद जो क्राइटेरिया होती है वो इस रूप में आ जाता है। यदि ऐसा है तो ऐसा, ये कंडीशनल केस हमेशा होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब एक वर्ड आपने सुना होगा अक्सर, अंतःकेंद्री। हिंदी वाले सुनते होंगे कि अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र को हम इंग्लिश में इन सेंटर कहते हैं। यही सब सारी बातें आप अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो इसके बाद मैं सर्कल का सीरीज लाऊंगा, जिस सर्कल में अंतःकेंद्र की चर्चा होगी, बाहरी केंद्र की चर्चा होगी और एक सर्कल के अंदर त्रिभुज की चर्चा होगी। ये सारी बातें आपको सर्कल में देखने को मिलेगा जब हम सर्कल का क्लास स्टार्ट करेंगे, और हर पार्ट को छूने की कोशिश करूंगा। सामने अभी बहुत सारे एग्जाम्स है, उसमें आपको बेनिफिट हो जाएगा। कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि कौन समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। सपोज करिए डियर, ऐसे पूछ लिया जाता है। एसएससी सीजीएल में भी आप देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। कौन समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, तो अंतःकेंद्र कहते हैं। अगर आप इस डेफिनेशन को नहीं जानेंगे तो आपके पास ऑप्शन में अंतःकेंद्र भी होगा, केंद्रक भी होगा, बाहरी केंद्र भी होगा, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। सीधा कौन समद्विभाजक, अब देखिए यहां पर कौन भाजक नहीं, ये कोण को भाजित करते हुए नहीं, आपसे कहा कौन समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं। इस कोण को यानी एंगल बी को दो बराबर भाग में बांटते हुए निकल गया, बाइसेक्ट करते हुए। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भाग में बांटकर निकल जाना। इस एंगल सी को देखिए तो दो बराबर भाग में बांटकर निकल जाना। एंगल ए को देखिए तो दो बराबर भाग में बांटकर निकल जाना। और ये तीनों अपने अपने कोण को दो बराबर भागों में बांटते हुए बीच में एक पॉइंट पे मिला। यह तीनों कोण अपने अपने कोण को दो बराबर भागों में बांटते हुए यह अपने किसी एक पॉइंट पे जाकर मीट करता है, यानी ये यहां आकर के मीट हो जाता है और इसकी मुलाकात हो जाती है एक ही पॉइंट पे, जिस पॉइंट को हम कहते हैं अंतःकेंद्र। जिस पॉइंट को हम कहते हैं अंतःकेंद्र। क्या सीखा आपने? कोण समद्विभाजक होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सीधा भाजक नहीं। वर्ड्स पे आपको ध्यान देने हैं। कोण समद्विभाजक, सिर्फ कोण से रिलेट करिएगा इसको। कोण समद्विभाजक होना चाहिए, कोण समद्विभाजक, यानी यहां इस सी से एक लाइन निकला, इस कोण को दो भाग में बांटते हुए, इस कोण को दो भाग में बांटते हुए, फिर इस कोण को दो भाग में बांटते हुए, फिर इस कोण को फिर इस कोण को बांटते हुए दो बराबर भाग में, बांटते हुए नहीं, दो बराबर भाग में। तो एक लाइन में आया कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम अंतःकेंद्र कहते हैं। कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम अंतःकेंद्र कहते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन हो गया, कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम अंतःकेंद्र कहते हैं। यह कोण समद्विभाजक कभी कभी यहां लंब भी हो सकता है, तो जब यहां लंब हो जाता है तो वो लंब केंद्र भी कहा जा सकता है, लेकिन हम उस विषय में अभी नहीं जाएंगे। अभी मोटे मोटे तौर पे जो वर्ड्स का मीनिंग है मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा ये क्वेश्चन पे डिसाइड होगा। जब क्वेश्चन आएगा तो यहां से बस आपको इतनी बातें याद रखनी है कि कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम कोण समद्विभाजक कहते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक शब्द आप अक्सर सुनते होंगे, मीडियन, जिसको हम हिंदी में माध्यिका कहते हैं। मीडियन, जिसको हम हिंदी में माध्यिका कहते हैं। तो माध्यिका से मतलब इसका मीनिंग एक अर्थमेटिक में भी है। कहीं आप देखेंगे कहीं कहीं माध्यिका, माध्य माध्यिका और बहुलक, ये वर्ड से आप परिचित हुए होंगे, लेकिन उस वाले माध्यिका से इस वाले माध्यिका का कोई ताल्लुकात नहीं है। माध्यिका ज्योमेट्री में यानी ज्यामिति में और ट्रायंगल में माध्यिका का क्या रोल होता है, इसके बारे में जानने के लिए आपको इसकी गहराई में जाना होगा। तो आइए, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं माध्यिका, मीडियन,
मीडियन हम हिंदी में कहते हैं, और माफ कीजिएगा, मीडियन हम इंग्लिश में कहते हैं और माध्यिका हम हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में मीडियन और हिंदी में माध्यिका। सर कैसे पहचानेंगे कि माध्यिका है? बस कुछ नहीं सोचना है, किसी भी त्रिभुज में उसके शीर्ष से, किसी भी त्रिभुज में उसके शीर्ष से निकलने वाली भुजा, ध्यान दीजिएगा मैं अपनी तरह से इसको डिफाइन करता हूं, किसी भी त्रिभुज में उसके शीर्ष से निकलने वाली भुजा अपने सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, दैट इज कॉल्ड मीडियन या दैट इज कॉल्ड माध्यिका। किसी भी त्रिभुज में, नहीं हुआ तो आप कॉपी कलम में हमारी जैसे मैं बोल रहा हूं सेम उसी शब्दों को आप लिख लेंगे। किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से निकलने वाली कोई भी भुजा यदि अपने सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे तो उसको हम माध्यिका कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपसे कितने सवाल हो सकते हैं? आपसे यह कह सकता है कि अधिकतम एक त्रिभुज में मैक्सिमम कितने माध्यिका हो सकते हैं? तो यदि आप इस चीज को समझ गए होंगे, हाउ मेनी मीडियंस आर इन अ ट्रायंगल, मैक्सिमम, तो आप खुशी से कह देंगे कि सर ने तो बताया कि माध्यिका का मतलब कि इस शीर्ष से निकलने वाली भुजा यानी एडी जो निकल रहा है, ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में अगर बांट दे, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो एडी माध्यिका है। तो कॉमन सेंस की बात है, एक माध्यिका आप इधर से भी तो ले सकते हैं, अगर इधर बराबर भागों में बांटे तब, और एक माध्यिका इधर से भी तो ले सकते हैं। तो एग्जाम में उलझाने के लिए आपसे पूछ सकता है कि किसी भी त्रिभुज में अधिकतम, अधिक से अधिक कितनी माध्यिकाएं हो सकते हैं? तो 3 माध्यिकाएं हो सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है कि किसी भी शीर्ष मतलब इस छोर से, टॉप से, अगर सामने वाले भुजा को दो बराबर भाग में बांट दे तो उसी को हम माध्यिका कहते हैं। गौर फरमाइएगा, इसके उल्टा भी आप समझ लीजिए। अगर आपसे कहा कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में, अगर कोई साइड, कोई लाइन अगर सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में अगर बांट रहा है तो कॉमन सेंस की बात है वो ऑटोमेटिकली माध्यिका बन जाएगा। इसके उल्टे भी तो सही होगा। अगर किसी त्रिभुज में आप देखेंगे, अगर किसी त्रिभुज में आपसे कह दे, अचानक कह दे कि ये 5 है और ये 5 है, तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं कि एडी माध्यिका है, क्योंकि ये सामने वाले भुजा 2 5 5 दिया हुआ है, यानी 5 5 दी हुई है, तो ऑटोमेटिकली दिस इज मीडियन। अगर ये मीडियन है तो सामने वाले भुजा को दो बराबर भाग में बांटेगा, या ऑटोमेटिकली कोई भुजा दो बराबर भागों में बटी हुई है किसी त्रिभुज में, किसी लाइन के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली वो माध्यिका हो जाएगा। एक दूसरे के अपोजिट भी ये चल सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने डेफिनेशन भी लिया। मैंने आपसे कहा कि शीर्ष से खींची गई रेखा, शीर्ष कितने शीर्ष है? 3 शीर्ष है, 1 2 3, किसी भी शीर्ष से, डज नॉट मैटर कि ए से, आपकी मर्जी जिससे खींचना हो, शीर्ष से खींची गई रेखा जो अपने सामने वाली भुजा को, मैंने अपनी तरफ से डेफिनेशन डिजाइन किया है, शीर्ष से खींची गई रेखा जो अपने सामने वाले भुजा को दो बराबर भाग में बांटे, उसको हम मीडियन कहते हैं, उसको हम माध्यिका कहते हैं, उसको हम मीडियन कहते हैं, उसको हम माध्यिका कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस चीज को समझ गए होंगे अच्छे से, आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में इसी तरह का सवाल आपसे दे दे, आपसे सवाल कैसे पूछेगा वो जरा समझिए। आपसे सवाल कहेगा कि त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, त्रिभुज ए बी सी में एडी माध्यिका है, त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, त्रिभुज एबीसी में एडी क्या है? मीडियन है। एडी क्या है? मीडियन है। इफ बीसी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, देन आपसे पूछ देगा बीडी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, एसएससी इसी तरह का सवाल आपसे कर रहा है। मैंने एग्जांपल भी आपको दिया। क्वेश्चन ऐसी रहेगा, यदि किसी त्रिभुज में एडी मीडियन है,
एडी क्या है? मीडियन है, और इस तरह का फिगर आपका बना रहेगा अगर तो एडी क्या है? मीडियन है। एडी क्या है? मीडियन है। एबीसी में एडी क्या है? मीडियन है। यदि बीसी 15 सेंटीमीटर यानी 20 से लेकर सी तक 15 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछ देगा बीडी कितना। डियर स्टूडेंट्स, जब तक एडी मीडियन नहीं होगा तब तक ये दो बराबर भाग में नहीं बढ़ सकता। एडी को मीडियन कह दिया, एडी के बारे में मीडियन दिया, यानी एडी का नाम क्या मिला? मीडियन। सॉरी, एडी क्या है? एडी मीडियन है। एडी मीडियन है, और जैसे ही वो मीडियन हुआ तो अपने सामने वाला भुजा बीसी जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है उसको दो बराबर भाग में बांट देगा। अब मुझे आप बताइए ज्योमेट्री आसान है या नहीं? यदि आप मेरे साथ हैं तो मैं फिर से कहूंगा, आप एक बार कॉपी बना लीजिए और उस कॉपी पे लिखिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो बीच बीच में लाइक और शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिएगा। मैं भी तत्पर हूं आपके लिए। एसएससी अभी सामने, जीडी है आपका, यूपी पुलिस है आपका, बहुत सारे एग्जाम्स है आपके, उसमें आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, मैं हर वर्ड को जरा बारीकी से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं ऑफलाइन के बच्चों को भी सेम इसी तरह से पढ़ाता हूं, और वो भी हमारे वीडियो से लाभान्वित होते हैं। और सुदूर जो गांव शहर में बच्चे हैं जो हमसे दूर हैं, उन तक मैं अब पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप घर बैठे इस ठंड में इतने अच्छे कंटेंट का मजा लें। अगर कोई त्रुटियां रह गई हो तो जरूर आप मुझे कमेंट के जरिए सजेस्ट करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, आप एक वर्ड देख रहे हैं, परिकेंद्र। मैं बार बार कह रहा हूं कि ज्योमेट्री के सर्कल वाले सेक्शन में जहां पर हम सर्कल की बात करेंगे, ज्योमेट्री के सर्कल वाले सेक्शन में जहां पर हम सर्कल की बात करेंगे, उसमें ये सारी बातें का जिक्र होगा। इसमें यहां ध्यान से जरा देखेंगे। परिकेंद्र का मतलब है ऑर्थो सेंटर। परिकेंद्र का मतलब है ऑर्थो सेंटर। इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर और हिंदी में परिकेंद्र। परि से ही क्लियर हो गया, लेकिन इसकी डेफिनेशन को याद रखना जरूरी है। किसी त्रिभुज के लंबों का प्रतिच्छेदी, किसी त्रिभुज के लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। यानी किसी त्रिभुज के लंबों का प्रतिच्छेदी, ये परिकेंद्र है। ये क्या है? ये परिकेंद्र है। ये परिकेंद्र है। किसी त्रिभुज के लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु। अब इसके एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। किसी त्रिभुज मतलब कोई भी त्रिभुज चलेगा, कोई भी त्रिभुज चलेगा, विषमबाहु हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण त्रिभुज हो। यहां पर आपसे यह कहा कि किसी भी त्रिभुज के लंबों का प्रतिच्छेदी, किसी भी त्रिभुज के लंबों का प्रतिच्छेदी, किसी भी त्रिभुज के लंबों का प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी मतलब क्रॉस करते हुए निकल जाना। किसी भी त्रिभुज के लंबों का प्रतिच्छेदी, तो लंब कौन कौन है देखिए। तो ये लंब है, यहां पर मैं इंडिकेट कर देता हूं, ए, डी, ई और एफ। लंबों का क्यों कहा कि एडी लंब है किस पर? बीसी पे। और बीई लंब है एसी पे। लंब है, ये लंब का इंडिकेशन है, देख रहे हैं 90 डिग्री का कोण जहां बनता है उसी को हम लंब कहते हैं। और सीएफ लंब है एबी पे। तो इसीलिए इसके कहा कि लंबों का जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, देखिए लंब है, एफसी लंब है, एडी लंब है, यहां लंब हो रहा है, और बीई लंब है। इन तीनों के, यानी इन तीनों लंबों के प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी का मतलब कि एक ही पॉइंट से तीनों एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकल जाए, उसी को प्रतिच्छेदी कहते हैं, और उस बिंदु को हम परिकेंद्र कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे पूछ देगा एग्जामिनेशन में, किसी त्रिभुज के लंबों के, किसी त्रिभुज के लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहा जाता है? मैं यही एग्जांपल में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। किसी त्रिभुज के लंबों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहा जाता है? अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो इसका आंसर आप अंतःकेंद्र बता देंगे, कुछ और बता देंगे, इसलिए क्या बोलेंगे? इसको परिकेंद्र बोलेंगे। लंबों के, यहां कौन समद्विभाजक और भाजक की चर्चा नहीं हो रही है, सीधे लंबों के, यानी तीनों लंब होना चाहिए। बीई लंब है एसी पर, सीएफ लंब है एबी पर, और एडी लंब है बीसी पर।
अब इससे मैं इतना ही बात आपको कहूंगा कि आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि याद नहीं रखेंगे तो फिर आने वाले सेशन में हम जब क्वेश्चन लेके आएंगे तो ये सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे और वहां अगर आपको याद नहीं होगा तो इससे कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। आइए डियर स्टूडेंट्स, एक वर्ड है यहाँ पे केंद्रक, जिसको हम इंग्लिश में सेंट्रोइड कहते हैं। केंद्रक को हम इंग्लिश में सेंट्रोइड कहते हैं। केंद्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट्रोइड कहते हैं। अब इस सेंट्रोइड के बारे में क्या कहानी बना है जरा ध्यान दीजिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से इसको देखेंगे। सेम 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 सेम। अभी जस्ट मैंने आपको माध्यिका के बारे में बताया। माध्यिका का मतलब यही होता है कि शीर्ष से अपने सामने वाले भुजा को जो दो बराबर भाग में बांट दे, उसी को हम माध्यिका कहते हैं। अपने शीर्ष से, शीर्ष किसको कहते हैं आप समझते हैं? टॉप पे, यानी ट्रायंगल की जो टॉप पे होता है 3 शीर्ष होते हैं, वहां से क्रॉस करते हुए अपने सामने वाले भुजा को जो दो बराबर भाग में बांट दे, उसी को हम माध्यिका कहते हैं। देखिए माध्यिका का जिक्र हो गया है यहाँ पर। अगर आप माध्यिका नहीं जानेंगे तो आप फंस जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कहा कि माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलते हैं, मैंने अपनी तरह से शब्दों को गढ़ा है ताकि आपको पढ़ने में कठिनाई नहीं हो। माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे केंद्रक कहते हैं। देखिए कैसे हर चीज का मीनिंग अलग है। फिगर देखने से आपको लग रहा होगा कि ये सारे फिगर तो एक ही है सर, इसी को तो एडवांस मैथ कहते हैं। आपको लग रहा होगा कि सारे फिगर एक ही है, लेकिन हर चीज हर फिगर में वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंट है। कहीं समद्विभाजक है, कहीं लंब समद्विभाजक है, कहीं लंब है, कहीं कोण समद्विभाजक है, और इसके मीनिंग अलग अलग है। तो यहां कहा कि माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलते हैं, माध्यिकाएं, तो माध्यिकाएं किसको कहते हैं? क्लियर हो गया। इस भुजा को दो बराबर भाग में बांट रहा है, उसको माध्यिका कहते हैं। यानी एक माध्यिका ये है। अगर आप इंडिकेट करना चाहें तो आप यहां इंडिकेट कर सकते हैं AD, AE और CF। 3 माध्यिकाएं हैं। यानी इन सभी माध्यिकाओं, ये सारी माध्यिकाएं की चर्चा मैंने पहले कर, मैं कैसे सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं, उस चीज को ध्यान दीजिए। अगर मैं माध्यिका नहीं बताता तो आप यहां बाउंस कर जाते। मैंने माध्यिका की चर्चा काफी डिटेल्स में आपको बता दिया। माध्यिकाएं का मतलब कि शीर्ष से चलने वाली जो भुजा है वो अपने सामने वाले साइड को दो बराबर भाग में बांट दे तो माध्यिका है। किसी भी त्रिभुज में कम से कम 3 माध्यिकाएं होते हैं। क्यों होते हैं और कैसे होते हैं उसकी चर्चा मैंने कर दिया। एक AD है, एक DE है और एक CF है। ये तीनों माध्यिका है, क्योंकि क्वेश्चन में इंडिकेट कर दिया। और ये माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलते हैं, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलते हैं, यानी मेडियन, त्रिभुज के मेडियन जिस बिंदु पर मीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड, दैट इज कॉल्ड केंद्रक, दैट इज कॉल्ड केंद्रक। डियर स्टूडेंट्स, इस सारे वर्ड्स के पीछे और भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन आप उस भ्रांतियां में नहीं जाइए। ये सारे एकेडमिक क्लास के ही मैटर है, 9th क्लास 10th क्लास के ही मटेरियल है। उस गहराई में नहीं जाना है आपको। अगर आप ओरिजिनल कंप्यूटर है तो पहले इन शब्दों पर फोकस करिए, धीरे धीरे आपका क्वेश्चन बनने लगेगा। आज जितना मैं बता रहा हूं इसी से मुझे लगता है कि 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सिर्फ डेफिनेशन दे रहा है आजकल कि त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? सेंट्रोइड कहते हैं इंग्लिश में, यानी हिंदी केंद्रक कहते हैं। आसानी से बना दीजिएगा। इसकी चर्चा होगी, मैं बार बार कह रहा हूं, आने वाले समय में जब सर्कल हम पढ़ाएंगे आपको, जब सर्कल वाली सीरीज हम लॉन्च करेंगे, जस्ट इसके बाद या वो एक बार ट्रिगोनोमेट्री भी होगा, फिर उसके बाद जैसा जैसा होगा वैसे फिर आपको ये काम आएगा। तो एक सीक्वेंस बना के मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि पीछे वाले क्लास का यूज आगे वाले क्लास में, यानी आगे वाले सीरीज में आपके लिए वो लाभान्वित हो सके। आइए डियर स्टूडेंट्स, एक वर्ड और आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे और वो वर्ड है सर्कम सेंटर इन इंग्लिश। इन इंग्लिश सर्कम सेंटर एंड इन हिंदी बाहरी केंद्र या बाह्य केंद्र लिखा हुआ है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मैंने कहा कि एक केंद्रक है, बाहरी केंद्र है। सर्कम सेंटर
इन इंग्लिश और बाहरी केंद्र इन हिंदी। अब इसके मीनिंग को समझिए। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं कि ये सारे ट्रायंगल जो है वृत्त के अंदर जाएंगे, या कभी कभी ये ट्रायंगल जो है वृत्त के बाहर भी आ जाएंगे। तो आपको बारीकी से इस चीज को देखना है, समझना है और उस पर फिर प्रहार करना है, मेहनत करना है। समय के साथ अगर आप नहीं चलेंगे तो मेरा मानना है कि वक्त बहुत कुछ सिखा देता है मेरे दोस्त। मुझे भी सिखाया है और आपको भी सिखाएगा। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा, इधर उधर की बातों को छोड़कर मेहनत करिए, दिल से पढ़िए और फिर आप अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आइए, तो बाहरी केंद्र के बारे में कहा कि सरकम सेंटर, इन इंग्लिश सरकम सेंटर और इन हिंदी बाहरी केंद्र। देखिए, किसी त्रिभुज के लंब समद्विभाजक, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जब तक आप में पेशेंस नहीं होगा तब तक आप ज्योमेट्री नहीं समझेंगे, तब तक आप एडवांस मैथ नहीं समझेंगे। देखिए कितनी छोटी सी डिफरेंसेज है, छोटी सी डिफरेंसेज है इसमें और इसमें। किसी त्रिभुज के लंब समद्विभाजक, डियर स्टूडेंट्स, यहां लंब और समद्विभाजक ये दोनों दो वर्ड है और ये पावरफुल मीनिंग है इसका। लंब भी है और समद्विभाजक भी है। किसी त्रिभुज के लंब समद्विभाजक, ये लंब भी है और सामने वाले भुजा को दो बराबर भाग में बांटता भी है। एक जगह आपने सिर्फ क्या पढ़ा, एक जगह आपने सिर्फ पढ़ा समद्विभाजित करने वाला चीज, लेकिन यहां क्या पढ़ा, लंब भी है और समद्विभाजक भी है। लंब का इंडिकेशन ये होता है, लंब का इंडिकेशन ये होता है, लंब का इंडिकेशन ये होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये डी है, इसको आप ई ले ले और इसको आप एफ। लंब समद्विभाजक, लंब की मीनिंग अलग है और समद्विभाजक की मीनिंग अलग है। एडी लंब भी है और अपने सामने वाले भुजा को दो बराबर भाग में बांटता भी है। मीनिंग समझिएगा। बीई लंब भी है, किस पर, एसी पर, और अपने सामने वाले भुजा को दो इक्वल पार्ट में बांटता भी है। सीएफ लंब भी है एबी पर और अपने सामने वाले भुजा को दो बराबर भाग में बांटता है। इसीलिए कहा लंब समद्विभाजक, यानी वो लंब भी है और सामने वाले भुजा को दो बराबर भाग में बांटता भी है। तो ऐसे चीज को किसी त्रिभुज के लंब समद्विभाजक, किसी त्रिभुज के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम बाह्य केंद्र कहते हैं या इंग्लिश में सरकम सेंटर कहते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें आज मैंने आपसे शेयर की है ज्योमेट्री से रिलेटेड। अगर आप एडवांस मैथ्स नहीं भी जानते हो तो मेरा मानना है कि अगर आप बारीकी से इस वीडियो को देखेंगे तो जरूर आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। तो मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है कि अपनी जिंदगी को एक दिशा दीजिए, अपनी जिंदगी को एक आकार दीजिए। गवर्नमेंट जॉब लोग क्यों लेना चाहते हैं और क्यों पाना चाहते हैं, उसके सबसे बड़ी पहलू को मैं टच करने की कोशिश करूंगा। गवर्नमेंट जॉब की सबसे बड़ी जो कंडीशन है वो ये होता है कि आप रिलैक्स होना चाहते हैं। होइए, अच्छी बात है। हर कोई कंसिस्टेंसी के साथ जीवन भर मेहनत नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब का मतलब ये नहीं है कि जॉब लगने के बाद आपको मेहनत नहीं करनी होगी, वहां भी आपको ऑनेस्ट रहनी होगी, मेहनत करने होंगे। जॉब करने के बाद भी आप एक्स्ट्रा भी कुछ कर सकते हैं क्योंकि एक फिक्स इनकम का सोर्स हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट जॉब आने वाले जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है और ये तभी संभव है जब आप मेहनती होंगे और समय के साथ चलने की शक्ति आप में होगी तब। तो मैं आपसे, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हूं। बीसीसी फैमिली का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा और आपका भी सपोर्ट मुझे चाहिए, लाइक के जरिए, शेयर के जरिए और सब्सक्राइब के जरिए। तो आज की क्लास में एंजॉय करिए इस सेशन को जिसमें हमने डिफरेंट वर्ड्स को टच करने की कोशिश की है। मैं भी इंसान हूं, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप कमेंट के जरिए मुझे सजेस्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। दैट्स ऑल।